गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की 24वीं वीडियो हमारी चल रही है। 9.2 प्रश्नावली हमारी कंटिन्यू चल रही है और हम काम कर चुके थे अपने क्वेश्चन नंबर 5 तक, 6 तक, छठा हो गया था, छठा हुआ था क्या? 9.2 में क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। अब इस्ट और वाई वाला आ गया था -2/5, 2/5। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल नॉर्मल था और उसमें जो भी आंसर आपका आ रहा था उसमें माइनस का आया था। माइनस का मतलब हो जाता है भाई विभाजन हो जाना, है ना। तो ये हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 7वें में क्या आया कि बुक को सामने रखिए, वही बात बता रहा हूँ मैं पहले कि क्वेश्चन को पहले पढ़ा करिए, उसके बाद उसको लिखना है कि बिंदुओं 15-5 और 9-20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11-15 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो एक रेखाखंड है हमारे पास, इसको हमने ए और बी नाम दे दिया। ए के निर्देशांक दिए हुए हैं 15-5 और बी के निर्देशांक होते हैं 9 और 20, तो 9 और 20 हो गए। उसके बाद 11-15 किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब कोई बिंदु यहाँ पर पहले से ही उपस्थित है, 11 और 15 इसके निर्देशांक हैं, है ना। तो आप इसको पी क्यू मान सकते हैं, इसको आर मान सकते हैं। अगर हमने इसको ए बी ले लिया तो इसको हम सी ले लेते हैं, एक ही बात है, उससे बिंदुओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद आता है कि किस अनुपात में विभाजित होता है। तो अनुपात के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी अनुपात पूछे जाते हैं तो हम उसमें के अनुपात 1 ले लेते हैं, है ना। के का मान हमारे पास आ जाएगा, तो के अनुपात 1 ले लेते हैं और इस के के मान से आप आगे बढ़ते हैं और नहीं, क्वेश्चन नंबर हमने 3 तक किया था, शायद 3 तक कर लिया था और मध्य बिंदु भी कर लिया था, चौथा हो गया था, 5वां। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं अब इसको। तो ये कंडीशन हमारे पास आई। अब क्या करना है कि के अनुपात 1 ले लिया। अब इसमें आपको ये बताया था कि अगर आप ये वाला लेते हैं, मतलब इसमें दोनों मान हैं हमारे पास। जब दोनों मान हैं तो दोनों में से कोई सा भी मान ले सकते हैं, चाहे x का ले लें या y का ले लें, दोनों से हो जाएगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना बिंदु C 11-15 रेखाखंड AB को के अनुपात 1 में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजन ही माना जाएगा, अंतः विभाजित करता है, ठीक है। ये कर दिया। अब उसके बाद क्या काम करेंगे, जब अंतः विभाजन कर देते हैं तो देखिए x का या y का, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हमने x का लगा लिया कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। और x की जगह पर अब जो वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पर रखेंगे। x की जगह पर आपको पता है भाई, ये वाला पहला बिंदु होता है, इसको x1 y1 बोलते हैं। दूसरा बिंदु है उसको हम x2 y2 बोलते हैं। फिर ये वाला जो बिंदु होता है इसको हम x और y बोलते हैं। तो इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं ना, डिटेल में कर चुके हैं। तो m1 की जगह पर तो आ रहा है k, m2 की जगह पर आ रहा है 1, x की जगह पर आता है 11 और x1 की जगह पर आता है 15 और x2 की जगह पर आता है 9। सही है, ये सारे मान आ गए। इन मानों को अब इसके अंदर रखिए तो x की जगह पर आ जाता है 11 बराबर m1 x2, m1 ये रहा, x2 ये रहा। तो m1 की जगह पर k और x2 की जगह पर 9 प्लस m2 की जगह पर 1 और x1 की जगह पर 15 अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। मान रख दिए सारे। अब इस k प्लस 1 को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाता है 11 k प्लस 1 बराबर, इनका गुणा कर देते हैं तो 9k और प्लस 15 हो गया। सही है, इसको अंदर गुणा किया तो ये हो जाएगा 11k प्लस 11 बराबर 9k प्लस 15। उसके बाद ये जो 11k है इसको तो यहीं रखना है, 9k को इधर भेज दिया तो माइनस का 9k हो गया बराबर 15 यहाँ पे है, 11 को उधर भेज दिया तो माइनस का 11 हो गया। ये हो जाएगा 2k, है ना, और यहाँ से हो गया 4। तो k का इसमें भाग लग गया, वो k को यहीं रखना है, 2 का भाग लगा दिया तो 4/2 हो गया, मतलब 2 आया। तो हमारे पास k का मान क्या आएगा, 2/1 लिख सकते हैं ना।
4 में 2 का भाग लगा दिया तो 2 आया, लेकिन हम उसको 2/1 भी तो लिख सकते हैं, हमें अनुपात चाहिए। तो ये अनुपात बन जाएगा, अतः अनुपात बना 2:1। ठीक है, ये आंसर होता है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7th कंप्लीट हुआ, 7वां ये क्वेश्चन। उसके बाद नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसको लिख लीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आठवें में क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या आ रहा है। पहले जब भी बात बताई है मैंने तो हमेशा यही कहा है कि जब आप सवाल करते हैं उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से, उसके बाद एक चित्र बनाएं। चित्र बनने के बाद क्वेश्चन लगभग आधा सॉल्व हो जाता है ना। ये थोड़ा सा हमारा आइडिया काम करता है इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि बिंदु 3, 5 बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को, देखिए एक रेखाखंड है ए और बी, ये ए और बी हो गया। ए के जो निर्देशांक बन रहे हैं वो है -2 और 3, -2 और 3, और बी को अभी नहीं किया, बी का कोई मान नहीं दिया गया है, बी का मान निकालना है। और बिंदु पी है वो 3 और 5 ऐसे आ रहा है। ठीक है, 3 और 5 रेखाखंड को 4:7 में अंतः विभाजित करता है। तो 4:7 में अंतः विभाजित करता है, तो पहले बोल दिया अंदर से विभाजित कर रहा है, 4:7 में कर रहा है। और फिर बोला गया कि बी के निर्देशांक बताइए, तो बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। बी के निर्देशांक आपको पता है, देखिए कि इसको हम x1 y1 मानते हैं, तो बी में जो भी आता है उसको हम x2 y2 मानते हैं। यही होता है ना कि बी के जो निर्देशांक होते हैं, जो पीछे वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे, उसको हम x2 और y2 मानते हैं। ये बात पहले से हम बात कर चुके हैं। फिर आता है यहाँ पर कि इसको हम x और y लेते हैं, जो बिंदु बीच में अंतर विभाजित कर रहा होता है उसको हम x और y लेते हैं। ठीक है, ये भी फैक्ट है। फिर उसके बाद ये जो पहला अनुपात आता है वो m1 होता है, दूसरा अनुपात m2 होता है। क्लियर, ये सारी बातें यहाँ हो गई। जैसे जैसे इनके मान थे उनके अनुसार हमने यहाँ पर x y वगैरह ये सब रख दिए। अब इसके लिए हिंदी लिखनी है कि बिंदु, अब माना नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो कन्फर्म हो गया ना, यहाँ पर दोनों के मान हैं हमारे पास, कि बिंदु P 3, 5 रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को 4:7 में अंतः विभाजित करता है, 4:7 में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, 4:7 में अंतः विभाजित करता है। अब हम निकालते हैं, हमें चाहिए b का मान, ये वाले भी दोनों बिंदु चाहिए, तो हम x को भी लेंगे y को भी लेंगे, दोनों को लेंगे। अब यहाँ पर x का मान रखते हैं, तो x का फॉर्मूला क्या होगा, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, फिर आ गया x बराबर m1। अब देखिए वैल्यूज़ डालनी है यहाँ पर, तो x की जगह पर क्या चल रहा है 3, x1 की जगह पर क्या चल रहा है -2, x2 की जगह पर b के x2 तो है ही, इसकी जगह कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू तो है नहीं, इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। फिर आता है m1, m1 की जगह पर है 4, m2 की जगह पर है 7। ठीक है, ये मान यहाँ रख दिया। m1 की जगह पर आ रहा है 4, x2 की जगह पर, x2 है नहीं, x2 को ऐसे ही रहने देते हैं, m2 की जगह पर 7, x1 की जगह पर -2 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 4 प्लस 7, और x की जगह पर 3। ठीक है, सारे मान रख दिए। अब इनको सॉल्व करिए तो देखिए क्या क्या आता है। 3 यहाँ से आ गया 4x2, यहाँ से आया -14, 7 और 4 11 हो गए, 11 को इधर भेज दिया तो 33 बराबर 4x2 -14, 14 को इधर भेज दिया तो 4x2 बराबर 33 यहाँ पर है, 14 को इधर भेज दिया, जुड़ जाएंगे तो 33 प्लस 14 हो गया, तो यह आ जाता है 4x2 बराबर 47। 4 का भाग लगा दिया तो x2 बराबर 47/4। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दिया, ये x2 का मान आ गया। अब सेम इसी प्रकार से हम y का सूत्र भी लगाएंगे, इसी प्रकार से यहाँ पर, तो y बराबर क्या होता है
m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब इनके मान रखिए, y की जगह पर दिया है 5, y1 की जगह पर आ रहा है 3, y2 खाली है, y2 की जगह कुछ करना ही नहीं, तो m1 की जगह पर आ रहा है 4, m2 की जगह पर आ रहा है 7। ठीक है, ये सारे मान आ गए। अब इन मानों को इसमें रख देते हैं, तो y की जगह पर क्या आया 5, m1 की जगह पर 4, y2 की जगह पर कुछ नहीं, y2 है, m2 की जगह पर 7, y1 की जगह पर 3, m1 की जगह पर 4 और m2 की जगह पर 7। ठीक है, रख दिए सारे मान। अब इन सारे मानों को रखने के बाद इनका सॉल्यूशन कि 5 बराबर 4y2 प्लस 7 या 21 हो गया और 7 और 4 11 हो गया। सही है, 11 को इधर उठा के भेज दिया, यहाँ पे आके गुणा हो जाता है, ये 55 हो गया। 4y2 और प्लस 21 इसको यहाँ भेज दिया, तो 4y2 बराबर 55 माइनस 21 हो गया, तो ये हो जाता है 4y2 बराबर 5 में से 1 गया 4 और यहाँ बच गया 3, 34। फिर 4 का भाग लगा दिया, तो y2 का मान आया 34/4। ठीक है, इसको थोड़ा सा काट भी सकते हैं, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 17/2। ये आ गया आंसर। अब x2 का मान भी निकाल लिया और y2 का मान भी निकाल लिया, तो x2 और y2 मिलकर जो निर्देशांक बना रहा है वो b के निर्देशांक बना रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अब इसको अलग से लिख देना, यहाँ जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूँ कि अतः b 47/4 और 17/2 होगा। ठीक है, b बिंदु के निर्देशांक आ गए कि वो 47/4 और 17/2 होगा। ठीक, ये आंसर इसका कंप्लीट है और अब इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। 9वां देखिए क्वेश्चन, पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। कि बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालिए। तो हमारे पास 2 बिंदु हैं, ये 2 बिंदु दे रखे हैं, इस बिंदु को हमने P मान लिया, इसको हमने Q मान लिया। तो जो पहले बिंदु के निर्देशांक हैं वो तो है 11, 9, तो ये तो है 11 और 9, और ये बिंदु है 1 और 2। ठीक है, इसको समत्रिभाजित करने वाले, समत्रिभाजित का मतलब क्या हुआ, समत्रिभाजित मतलब 3 भागों में बराबर बांटना है। तो इस रेखाखंड को 3 भागों में बराबर बांटना है। अगर 2 भागों में बराबर बांटना होता तो यहाँ पे लगा देते बीच में पॉइंट, मध्य बिंदु के निर्देशांक आते, लेकिन अब वो कह रहा है 3 भाग बनाने हैं। 3 भाग बनाने हैं तो भाई 1 पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा और 1 पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा। हो गए 3 भाग बराबर, लगभग ये बराबर 3 पॉइंट आ गए हमारे पास, 3 भाग बन गए, है ना। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक भी चाहिए, हमें इस बिंदु के निर्देशांक भी चाहिए। अब देखिए क्या सिस्टम लेते हैं इसमें। ये तो हमें पता है कि भाई ये x1 और y1 बन गया, ये वाला x2 और y2 बन गया। अब अनुपात भी चाहिए, है ना, और जो बिंदु यहाँ लेंगे उसके निर्देशांक भी चाहिए। तो हम एक कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर की लाइन है पूरी, ये लाइन 15 सेंटीमीटर की है, इसको आप 3 भागों में बराबर बांटोगे, 3 पार्ट बना दिए। जब हम इसके 3 पार्ट बनाते हैं तो 5-5 सेंटीमीटर के बनेंगे। 15 सेंटीमीटर की लाइन है, 3 भाग बराबर करने हैं तो 5-5-5, तीनों में 5-5 आएगा ना। तो हम जब इनका अनुपात निकालेंगे 5:5:5:5, ऐसे ही तो लिखेंगे। जब इनको काटेंगे तो अनुपात क्या आएगा, 1:1:1, यही आएगा। अब अगर ये 21 सेंटीमीटर की लाइन है, कितने की भी हो सकती है, हमें तो पता ही नहीं कितने की लाइन है, मान रहे हैं बस, ये 21 सेंटीमीटर की है, 3 हिस्से करने हैं तो 7-7-7 ऐसे करेंगे, यही होगा। ठीक है, तो 7-7-7 आया, उसके जो अनुपात निकालेंगे 7:7:7 ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब उसको काटेंगे तो वापस क्या प्राप्त होगा, 1:1:1। अब ये 10-10 सेंटीमीटर की हो तो क्या होगा, तब भी 1:1 आएगा। 50 सेंटीमीटर की हो तब भी क्या होगा, तब भी 1:1 आएगा, है ना, अनुपात निकालने पे। तो ये तीनों जो खंड हैं, अगर ये तीनों रेखाखंड बराबर हैं, समान लंबाई के हैं, तो जब उनका अनुपात निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हर बार 1:1:1 प्राप्त होगा। ठीक है, और हमें अनुपात ही चाहिए। मान लीजिए ये PQ, इसको मैं R बिंदु मान लेता हूँ, इस वाले पॉइंट को, और इसके निर्देशांक x और y मान लिए। ठीक है, ये P और Q है, यहाँ पर जो बीच में पॉइंट है इसको हमने R बिंदु मान लिया, इसको हम S बिंदु मानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसकी बात नहीं कर रहे, केवल इसकी बात कर रहे हैं।
तो तीनों लंबाइयाँ यदि बराबर हैं तो उनके अनुपात क्या बनेंगे? 1:1:1। यानी ये भी 1 का, ये भी 1 का और ये वाला भी 1 का, ऐसे ही तो बनेगा। ठीक है। अब अगर हमसे कहा जाए, मान लीजिए ये बिंदु नहीं है, केवल हम इसी की बात कर रहे हैं, तो P से लेकर R तक 1 है ना, P से लेकर R तक ये वाली दूरी जो आ रही है ये 1 में आ गई। फिर R से लेकर Q तक कितने अनुपात है टोटल? यहाँ से यहाँ तक 2 अनुपात हो गए ना भाई, P से लेकर और ये R से लेकर Q तक 1 तो ये वाला और 1 ये वाला, कुल मिला के कितने अनुपात हो गए? 2 अनुपात हो गए। मतलब अगर बिंदु R की बात कर रहे हैं तो हम 1:2 को लेके चलेंगे। बात समझ में आ रही है? तीनों रेखाखंड बराबर हैं, 3 पार्ट जो आपने बनाए हैं वो तीनों बराबर हैं। अब वो चाहे कितने भी सेंटीमीटर के हों, चाहे वो 7 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 5 है, कुछ भी हैं, लेकिन जब उनका अनुपात निकालेंगे तो 1:1 ही आएगा। पक्की बात है ये? ठीक है। अब उसके बाद जब हम इस बिंदु की बात कर रहे हैं तो आगे वाले हिस्से में तो हमको 1 मिलेगा और इस पीछे वाले हिस्से में हमको 2 अनुपात मिलेंगे, ये जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। तो जब हम R बिंदु के लिए काम करेंगे तो M1 M2 के मान होंगे 1:2। ठीक है। इस प्रोसेस का हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके आधार पे लिख देते हैं कि माना बिंदु R XY है ना, इसको XY मान रहे हैं, माना बिंदु R XY रेखाखंड PQ को 1:2 में अंतः विभाजित करता है, ठीक है। अंतः विभाजित करता है तो क्या काम करना पड़ेगा भाई? फॉर्मूला लगाइए, आपको दोनों के मान निकालने हैं क्योंकि हमें तो ये दोनों x और y के मान चाहिए। तो x और y के मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पर x बराबर m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है। अब इनके मान रखिए, तो x का मान तो हमें निकालना ही है। x1 की जगह पर क्या है? देखो 11, x2 की जगह पर क्या है? 1, m1 की जगह पर क्या आ रहा है? यहाँ से 1 और m2 की जगह पर क्या आ रहा है? 2। यहाँ ध्यान रखना है, बस आया हुआ सवाल है ये बोर्ड में एक बार। तो m1 तो ये है और m2 ये है ना, ये चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है, इसमें मान रखिए। तो x बराबर m1 x2, m1 की जगह पे तो 1 चल रहा है, x2 की जगह पर 1 चल रहा है, m2 की जगह पर 2 है, x1 की जगह पर 11 है और m1 प्लस m2 1 प्लस 2। तो x बराबर इनका गुणा कर दिया 1 आ गया, इनका गुणा कर दिया 22 आ गया, बटे में 3 आ रहा है। तो x के मान आ गए 23/3। ठीक है, ये x का मान आता है। उसके बाद में हम करते हैं y का मान। तो y के मान के लिए फिर यही y वाला फार्मूला लगा देंगे, है ना। तो y का फार्मूला लगा दिया, तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखिए y के लिए काम करना है तो कोई बात नहीं, अब ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हीं के आधार पे हम यहाँ साइड में लिखते हैं पहले। तो y1 की जगह पर क्या चल रहा है? y1 देखो 9, y2 की जगह पे है 2, यहाँ 2 आ गया, m1 की जगह पर 1 और m2 की जगह पर 2। ठीक है, यही वाला है ना, 1:2 ये चलता है। अब इसमें मान रख दिया तो m1 y2, m1 की जगह पे 1 है, y2 की जगह पे 2 है, तो 1 गुणा 2, m2 की जगह पर 2 है और y1 की जगह पर 9 है, फिर 1 प्लस 2 हो गया। अब क्या करना है? y बराबर 2 और 9 दूनी 18, तो ये 18 आ गया और यहाँ 3 आ गया। तो ये टोटल कितने हो गए? 20/3। तो R बिंदु के निर्देशांक क्या बने भाई? x का मान तो आ गया 23/3 और y का मान आ गया 20/3। तो R बिंदु के निर्देशांक क्या आते हैं? 23/3। तो यहाँ लिख देंगे, आते हैं बिंदु R 23/3 और 20/3 होगा। ठीक है, एक प्रोसेस तो हमारा ये हो जाता है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि हम इस वाले बिंदु की बात कर रहे हैं। अब देखिए चित्र यही रहेगा, है ना, इसी चित्र के आधार पे हम अपना काम करेंगे। तो अब ये जो R बिंदु है ये हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, और इस बिंदु को भी हटा मान लेते हैं।
अब हम यहाँ ले लेते हैं, तो पी क्यू आर हो गया, इस बिंदु को एस ले लेते हैं, ये वाला इस बिंदु को ले रहे हैं अब, ये एस बिंदु हो गया। इसके निर्देशांक एक्स और वाई माने जाएंगे अब की बार, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा, x1 y1 ऐसे ही रहेंगे, x2 y2 ऐसे ही रहेंगे, केवल चेंज एक जगह पे हुआ, कहाँ पे हुआ, अभी तक हम क्या लेके चल रहे थे, 1:2, है ना, अब क्या लेके चलेंगे, अब बताइए आगे वाला अनुपात कितना बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितने अनुपात आए हमारे पास, 1 और 1, है ना, तो आगे वाला जो अनुपात बन रहा है वो तो 2 अनुपात बन गया, ये वाला दोनों अनुपात है, और पीछे वाले में कितने अनुपात चल रहे हैं, 1 अनुपात है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो आगे वाले में तो 2 अनुपात हो गए और पीछे वाले में 1 अनुपात हो गया, तो ये वाला जो प्रोसेस चलेगा वो 2:1 होगा, और जब इसको लेके चल रहे थे जब क्या हो रहा था, 1:2, है ना, तो चेंज हो गया, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ तक अब आप नोट कर लें, फिर मैं इसी में करेक्शन करता हूँ कि ज़्यादा जो लिखना है वो यही का यही काम रिपीट होगा, बस वैल्यूज़ चेंज होगी तो धीरे धीरे करके वैल्यूज़ बदल देंगे। जैसे लिख लिया ये वाला पूरा कंप्लीट। अब देखिए, अब हिंदी क्या लिखेंगे हम कि माना बिंदु S, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, S, माना बिंदु S रेखाखंड PQ को कितने अनुपात में, 2:1 में, तो 2:1 में अंत विभाजित करता है। बन गई हिंदी पूरी, सूत्र यही लगेगा, है ना, बस x1 का मान भी यही रहेगा, x2 का मान भी यही रहेगा, m1 का मान और m2 का मान चेंज हो जाएगा, तो m1 की जगह पर तो 2 चलेगा और m2 की जगह पर 1 चलेगा, ठीक है, सूत्र यही है। अब इसमें मान रखिए m1 की जगह पर ये चेंज हो जाएगा, m1 और m2 ही तो चेंज होंगे, बस बाकी तो सब कुछ सेम है ही। m1 की जगह पर तो 2 हो गया और m2 की जगह पर 1 हो गया, x2 की जगह पे 1 चल रहा है और x1 की जगह पर 11 चल रहा है। m1 m2 की जगह ये चेंज हो जाएंगे, हालांकि खैर टोटल चेंज नहीं हो रहा है, 2:1 हो गया, तो ये बन गया 2 और ये बन गया 11, तो यहाँ आ जाता है 2 और यहाँ पर 11, तो कितने हो गए, 13, है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 13/3, ठीक है। अब आपको तो दोबारा करना है क्वेश्चन, मेरे पास तो लिखा हुआ है तो मैं इसमें करेक्शन कर रहा हूँ, पर आप कॉपी में तो ऐसे मिटा के लिख नहीं सकते, तो यहाँ तक का काम करने के बाद आपको दोबारा यही प्रोसेस यूज़ करना है, तो मैं इसको एक बार करेक्ट कर देता हूँ पूरा, फिर इसी चीज़ को दोबारा आपको लिखना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे ये भी। अब इधर आ जाइए y वाले फॉर्मूले में, तो y बराबर m1 y2 m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। y1 और y2 इनको तो हम चेंज करेंगे नहीं, ये तो नॉर्मल है, केवल किसको चेंज करेंगे, m1 और m2 को, m1 की जगह पर 2 आ जाएगा, m2 की जगह पर 1 आ जाएगा, तो ये चेंज हुआ, ये चेंज हो गया, ये बदल गया, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो ये वाला तो हो गया 4 और ये वाला हो गया 9, 9 एकम 9, 9 और 4 13 हो गए, तो ये 13 हो गया, 13/3, टोटल में तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। तो अब बिंदु S है कि अब बिंदु S के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु S के निर्देशांक होंगे 13/3 और 13/3, ठीक है, तो ये हमारा निर्देशांक हो गया और R के मान हम निकाल ही चुके, है ना, S के मान हमने निकाल लिए। तो अब आपसे कहा गया था, क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन था कि PQ रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले यानी समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। तो इस बिंदु का निर्देशांक वो वाला जो पहले बताया था और इस बिंदु का निर्देशांक ये होगा, तो 2 निर्देशांक है जिसको बराबर बांट रहे हैं, समत्रिभाजित कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको नोट करिए पूरा, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, इसको नोट करें, क्वेश्चन नंबर 10। दसवां क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, पहले उनको पढ़ के देखिए, फिर इसके बाद हम अपना कार्यक्रम शुरू करें कि भाई बिंदुओं 4, -4, 0 और 0, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर बांटने वाले। अब देखिए इसमें 3 था, इसमें 4 आ गए, है ना, तो एक बिंदु P दे दिया, एक बिंदु Q दे दिया और P के निर्देशांक है -4 और 0, तो -4 और 0, और Q के निर्देशांक आ रहे हैं 0 और 6, 0 और 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालिए। अब 4 बराबर भाग करने हैं,
तो 4 बराबर भाग करने का मतलब एक बिंदु तो मध्य में लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही मध्य में लेंगे तो 2 बराबर भाग हो गए, सही है। उसके बाद में फिर इन दोनों के मध्य में एक बिंदु लगा देते हैं और इन दोनों के मध्य में एक बिंदु लगा देते हैं। अब देखिए कितने पार्ट हुए, 1 2 3 4, चारों बराबर है। लेकिन इसके लिए हमने किया क्या, हमने किया कि P और Q के बीच में एक बिंदु लगाया। बात आ रही समझ में? अब देखो जो मैं बोल रहा हूँ उसी से पकड़ में आ जाएगी कि बात कर क्या रहे हैं हम। P और Q के बीच में बिंदु लगाया, P और Q के बीच में लगाया मतलब मध्य बिंदु लगाया, तो P और Q का मध्य बिंदु निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मान आ जाएगा, जैसे हम इसको ले लेते हैं, इसको तो R बिंदु मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं, इसको T मान लेते हैं, 3 बिंदु मान लिए। तो P और Q के मध्य में S बिंदु आ रहा है ना, तो इन दोनों का मध्य बिंदु करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर P और S का मध्य बिंदु करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर S और Q का मध्य बिंदु करेंगे तो ये आ जाएगा। हो गया, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं P Q का मध्य बिंदु। अब देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक बड़े सिंपल होते हैं, सीधा ही कर रहा हूँ मैं इसको, है ना। इसको ऐसे लिख देता हूँ सीधा ही कि पी क्यू का मध्य बिंदु मतलब x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। इनको हल करिए। अब x1 y1 ये वाला और x2 और y2 ये वाला, x1 की जगह पर -4, x2 की जगह पर 0 बटे में 2 हो गया, y1 की जगह पर 0 प्लस 6 बटे 2 हो गया। तो -4 में 2 का भाग लगा देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, हो गया। 6 में 2 का भाग लगा देंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब किस बिंदु के निर्देशांक हैं ये? पी क्यू का जो मध्य बिंदु है वो S है, तो इसको आप S लिख लो ऐसे, है ना। थोड़ा सा ध्यान भी रहेगा कि जो S बिंदु है ना उसके निर्देशांक कितने हो गए, -2 और 3 हो गए। कंप्लीट है यहाँ तक। अब S के जो मान आए हैं उनको यहाँ पर रख दिया, ये मान हमको प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, P और S का मध्य बिंदु निकालेंगे। P और S का, जब P और S का मध्य बिंदु निकालेंगे तो R बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि P S का मध्य बिंदु, इनका मध्य बिंदु निकाला। जब इनका मध्य बिंदु निकालते हैं इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, R, और R के निर्देशांक क्या आएंगे, x1 x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। ये रख दीजिए मान इसमें x1 x2। अब देखो x1 y1 तो यही बनेगा, जो नाम पहले है उसका निर्देशांक x1 y1 होता है, जो नाम बाद में है उसका निर्देशांक x2 y2 होता है। तो ये तो x1 y1 है ही, लेकिन इसको क्या मानेंगे हम, x2 और y2, सही है। अब इसमें मान रखिए तो -4 -2 बटा, क्योंकि -2 आ रहा है यहाँ पर, फिर 0 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, बटे में 2 आ गया। इसमें मान रख देते हैं तो R ये हो जाता है -6 बटा 2 तो -3, यहाँ से आ जाता है 3 बटा 2 तो इसको 3 बटा 2 ही लिख देंगे। और निर्देशांक क्या बनते हैं, PS के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी PS का मध्य बिंदु R है और इसके निर्देशांक क्या बनेंगे, -3 और 3 बटा 2, ठीक है। ये स्थिति आ जाती है। इसके मान रख दिए, इसके मान रख दिए। अब इसको नोट करिए, फिर इसको मिटाता हूँ मैं। इसके बाद देखिए अब R के निर्देशांक हमारे आ गए, तो R को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका यूज़ नहीं हो रहा है ना। अब हमको निकालना है T बिंदु के निर्देशांक, तो हम T बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों के मध्य में तो आ रहा है T बिंदु, है ना, दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु बन रहा है। तो इसको हम लिख देंगे ST, ये वाला S और Q का मध्य बिंदु कौन सा होगा, T होगा, है ना। और T के निर्देशांक क्या बन जाएंगे, x1 x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 हो गया, ठीक है। इसमें मान रख दीजिए। अब देखो S पहला बिंदु है ना, और Q दूसरा बिंदु है, तो इसको तो बोलेंगे x1 y1। S का जो नाम हो जाएगा वो तो हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। इसमें मान रख दीजिए। अब x1 की जगह पर -2, x2 की जगह पर 0 बटे 2 हो गया, y1 की जगह पर 3 और y2 की जगह पर 6 बटे 2। इसको हल कर देते हैं तो T, -2 में 2 का भाग लग गया, -1 हो गया। 3 और 6 कितने हो गए, 9, 9 में 2 का भाग लग गया तो 9 बटा 2। तो T बिंदु के निर्देशांक क्या आए, -1 और 9 बटा 2, ठीक है। अब क्लियर हुई ये बात
कि जब तीन बिंदुओं मतलब तीन समत्रिभाजित, जैसे अगला वाला सवाल था, इससे पहले वाला नवा सवाल था, उसमें कह रहा था तीन समान भागों में बांटिए। जब तीन समान भागों में बांटा, जब तो हमने अनुपात के आधार पे किया कि एक बार तो लिया 1:2, फिर इधर वाले बिंदु के लिए लिया, उसमें ले लिया 2:1, है ना, ऐसे ही किया था। लेकिन जब चार समान भाग आए तो हमें अनुपात लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर हमने मध्य बिंदु ले लिए। तो अगर चार समान भाग आ रहे हैं तो इन दोनों का मध्य बिंदु ये आ जाएगा, इन दोनों का मध्य बिंदु ये आ जाएगा, इन दोनों का मध्य बिंदु ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर विषम घात में चलता है, मतलब विषम पद बना रहा है, जब तो आपको अनुपात लेके चलने पड़ेंगे, और अगर सम पद बना रहा है तो फिर मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर बन गया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। और आज के लिए इतना ही है, उसके बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 25वीं वीडियो में बात करेंगे, तब हम इसमें आगे चलते हैं।